वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। प्रैक्टिस सेट नंबर है ये 78। जो मॉर्निंग वाला टेस्ट था 77 का, उसमें 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस की थी। ठीक है, 45 से लेकर 65 तक। अब इसमें देखेंगे 65 टू 85, यानी 20 प्रश्न है इसमें। ठीक है, मॉर्निंग वाला जो टेस्ट था उसमें ज़्यादातर करंट अफेयर्स और हिस्ट्री के प्रश्न थे। अब इसमें प्रैक्टिस कराता हूँ ज्योग्राफी की और इकोनॉमिक्स की। ठीक है, प्रश्न एज इट इज़ वैसे ही होंगे जैसे स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्रग्रह पेटी किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्षुद्रग्रह पेटी यानी एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है। सी है इसका आंसर। क्षुद्रग्रह पेटी यानी एस्टेरॉयड बेल्ट मुख्य रूप से मंगल यानी मार्स और बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रहों की कक्षाओं के बीच स्थित है। यह हमारे सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले लाखों छोटे बड़े चट्टानी पिंडों यानी क्षुद्रग्रह का एक विशाल समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सही है, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा और 22 डिग्री से 27 डिग्री तापमान वाले गर्म एवं आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में ये मुख्य रूप से पूर्वी घाट, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और लक्षद्वीप समूह में पाए जाते हैं। दो स्टेटमेंट, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट नहीं, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, इसलिए गलत है दूसरा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल एक यहाँ पर सही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या सदाहरित वन कुछ भी आ सकता है की बात है। अंग्रेजी में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भूमध्य रेखा के पास 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा और 22 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले गर्म और आर्द्र क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में भी इतनी वर्षा की आवश्यकता है। ये वन बहुत घने होते हैं, बहुस्तरीय होते हैं और वर्ष भर हरे भरे होते हैं। भारत में ये मुख्य रूप से पश्चिमी घाट होना चाहिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। चलिए इस प्रश्न को ऐसा पूछ ले तो, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? असम के ऊपरी भाग में पाए जाएंगे इनमें। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां उच्च वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत तापमान 22 डिग्री से 27 डिग्री के बीच होता है। ये स्थितियां घनी बहुस्तरीय वनस्पति को पनपने देती हैं। पूर्वोत्तर भारत में असम के ऊपरी भाग सबसे प्रमुख क्षेत्रों में से एक है, जहां क्षेत्र की उच्च आर्द्रता और भारी वर्षा के कारण उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वन आमतौर पर डैश में पाए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट भारत में कहाँ पाए जाएंगे? भारत में मैंग्रोव वन पाए जाएंगे महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी के डेल्टा और गंगा नदी के डेल्टा पे। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन नदी का डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, सर्वाधिक वहीं है ये वन। मैंग्रोव वन जो हैं वो तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं और डेल्टा बनाती हैं। ये वन खारे पानी में पनपते हैं और तटीय कटाव, चक्रवात, सुनामी के खिलाफ एक प्राकृतिक बाधा के रूप में काम करते हैं। गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के डेल्टा मैंग्रोव वनस्पति के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करते हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र हैं, जिनमें सुंदरबन भी शामिल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। मैंग्रोव वन जो होते हैं वो मछलियों के लिए, पक्षियों के लिए, सरीसृपों सहित विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को आवास प्रदान करके पारिस्थितिक तंत्र को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का समर्थन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पेड़ मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं? कैक्टस तो पर्णपात, ये हो गया, मरुस्थलीय वन है कैक्टस। सुंदरी के वृक्ष, ठीक है, ये सुंदरी का वृक्ष है। देवदार पर्वतीय वन वनस्पति हो गई, सागौन हो गई पर्णपाती।
देखिए सुंदरी सुंदरी वृक्ष जो है सुंदरबन डेल्टा में पाया जाने वाला एक प्रमुख और मजबूत मैंग्रोव वृक्ष है। यह पश्चिम बंगाल की तटीय खारी मिट्टी में पनपता है और इसकी अत्यधिक लकड़ी अत्यधिक टिकाऊ होती है। यह पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और चक्रवातों से तट की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैंग्रोव वन खारे पानी में जीवित रहने की एक अनूठी क्षमता से पहचाने जाते हैं, जहां ताजा और खारा पानी मिलता है। सुंदरी के पेड़ विशेष रूप से इस वातावरण के अनुकूल होते हैं। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर व्हाट्सअप करके, एक छोटा सा अमाउंट है, फुल टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी, आप प्रिंट करा सकते हो इजीली। क्वेश्चन नंबर 71 पर आ जाइए। वह गुवारी वनस्पति जो विशुद्ध रूप से भारतीय है को डैश प्रजाति कहा जाता है? अनियमित, एर्गोटिक, स्थानिक या अस्थानिक? एक्टोपिक, एंडेमिक, एर्गोटिक या एरेटिक? ऐसी प्रजातियां स्थानिक प्रजातियां कहलाती हैं। एंडेमिक। स्थानिक यानी एंडेमिक प्रजातियां वे पौधे और जीव हैं जो प्राकृतिक रूप से केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं, जैसे कि द्वीप हो गया, पहाड़ हो गया या देश, और दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। ये प्रजातियां विशेष पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होती हैं, जिससे वे निवास स्थान के विनाश और जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाती हैं। चलिए 72वां प्रश्न है। कांटेदार वन और झाड़ियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन और वर्च इन वनों के या जंगलों के सामान्य पेड़ हैं। पेड़ बिखरे हुए और नमी प्राप्त करने के लिए उनकी लंबी जड़ें मिट्टी में गहराई तक प्रवेश करती हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। कांटेदार वनों के लिए, झाड़ियों के लिए, एक तरह से मरुस्थलीय वनों के लिए, जो मरुस्थलीय वन होते हैं उनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं मिट्टी में नीचे, क्योंकि पानी की तलाश में, इन सर्च ऑफ वाटर, ठीक है, नीचे तक चली जाती हैं। तो सही है स्टेटमेंट ये। और इस प्रकार की वनस्पति भारत में उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, क्योंकि उत्तर पूर्व में चले जाओगे तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। सिल्वर फर कांटेदार वन नहीं है। जूनिपर, पाइन, बर्च ये अल्पाइन वन है। कांटेदार वन झाड़ियाँ तो कैक्टस हो गया, बबूल हो गया, ये हैं। तो दूसरा गलत है, मतलब ए और सी केवल सही है यहाँ पर। बी, उत्तर बी होगा और कथन भी सही नहीं होगा, क्योंकि सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन और बर्च आमतौर पर शीतोष्ण और अल्पाइन जंगलों में पाए जाते हैं, ना कि कांटेदार वन और झाड़ियों में। कांटेदार जंगलों में आमतौर पर बबूल, ताड़, यूफोर्बिया, कैक्टस जैसी प्रजातियां होती हैं जो पानी की कमी के अनुकूल होती हैं। चलिए, आमतौर पर भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल हैं। इनमें से किसी एक की बात हो रही है। एक ऐड कर देते हैं, ये सबसे अच्छा, तब सही हो जाएगा। ये आमतौर पर भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल हैं। तो क्या है ये कटीले वन और झाड़ियों की बात हो रही है। कटीले वन और झाड़ियाँ मुख्य रूप से भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल हैं इसमें। इन वनों की विशेषता कम वर्षा होती है, जो आमतौर पर 200 मिलीमीटर और 500 मिलीमीटर वार्षिक, ठीक है, सेंटी नहीं है, मिलीमीटर है कम से कम, और ये शुष्क जलवायु के अनुकूल होते हैं। इन क्षेत्रों में वनस्पतियों में कांटेदार झाड़ियाँ और घास शामिल हैं, जो कठोर परिस्थितियों में जीवित रह सकती हैं। इन वनों में पाई जाने वाली जो सामान्य वृक्ष प्रजातियां बबूल है, कैक्टस है, यूफोर्बिया है, खेजड़ी है। दो बार हो गया क्या? देखिए, इन क्षेत्रों के पौधों की जड़ें अक्सर भूमिगत पानी तक पहुंचने के लिए लंबी होती हैं और वाष्पीकरण के कारण पानी के नुकसान को कम करने के लिए पत्तियां छोटी होती हैं, याद रखिएगा।
और मोम जैसी परत भी रहती है इनकी पत्तियों पर, ताकि वाष्पोत्सर्जन से पानी बाहर ना निकल सके। ये वन शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और साथ ही ये पशुधन के लिए चराई क्षेत्र के रूप में भी काम करते हैं और ईंधन की लकड़ी तथा गोंद जैसे संसाधन प्रदान कराते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के जंगलों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट के भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों। कथन एक सत्य है। एक सींग वाले गैंडे मुख्य रूप से असम और पश्चिम बंगाल के जंगलों में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र भारतीय गैंडे का घर है। ठीक है, इसका नाम है राइनोसोरस यूनिकॉर्नस। इसे ग्रेटर एक सींग वाले गैंडे के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रजाति मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत और नेपाल के तराई क्षेत्रों में स्थित घास के मैदानों, बाढ़ के मैदानों और जंगलों में निवास करती है। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों पर तो स्टेटमेंट कई बार हो चुका। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लगातार नमी के कारण ये वन पूरे वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। महोगनी है, शीशम जैसी दृढ़ लकड़ी प्रजातियां सहित समृद्ध जैव विविधता का पोषण करते हैं, इसलिए दूसरा और पहला दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर? देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी का संगम, अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम, अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम। बहुत पूछा गया एग्जाम्स में, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं ये। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग, अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम विष्णुप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग भी ठीक है। अलकनंदा और पिंडर का संगम कर्णप्रयाग होना चाहिए। अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम तो नंदप्रयाग होता है। तो डी आंसर है इसका, यही इनकरेक्ट है। तो सही सुमेल कुछ इस प्रकार से होगा। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग, अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम विष्णुप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्णप्रयाग है, और अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम नंदप्रयाग है। तो नंद से याद रख लेगा। अलकनंदा तो रहेगी रहेगी, दूसरी नदी को याद रखिए। चलिए 76, अब आ जाइए इकोनॉमिक्स के प्रश्नों पर। शेयर मार्केट में उन निवेशकों को क्या कहा जाता है जो शेयर की कीमतें बढ़ने और गिरने की आशंका में शेयर खरीदते बेचते हैं? देखिए, एक है ये बुल और दूसरा है ये बियर। तो बुल मार्केट को ऊपर भगाता है और बियर जो है वो डाउनफॉल नीचे की तरफ गिराता है। जैसे कि इस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो न्यूज़ से मार्केट ज़्यादातर नीचे ही गिर रहा है। कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो बुल ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग कर देता है। इसको बोलते हैं तेजड़िया और मंदड़िया। ये है बुल, ये है बियर। शेयर मार्केट में तेजड़िया बुल्स वे निवेशक होते हैं जो शेयर की कीमतें बढ़ने की उम्मीद में खरीदारी करते हैं, जबकि मंदड़िया यानी बियर्स वे होते हैं जो कीमतें गिरने की आशंका में शेयर बेचते हैं। तेजड़िया बैल की तरह ऊपर की ओर और मंदड़िया भालू की तरह नीचे की ओर बाजार को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को कम करने का उपाय नहीं है? ब्याज दरें बढ़ाकर, ऋण को महंगा करके, सरकारी खर्च में कटौती करके, उत्पादन या आपूर्ति बढ़ाकर, टैक्स को कम करके। इन्फ्लेशन कम की जा सकती है ब्याज दरें बढ़ाकर, ऋण को महंगा करके, ठीक है, सरकारी खर्च में कटौती करके, आपूर्ति या उत्पादन बढ़ाकर भी। टैक्स को बढ़ाना होगा, कम करके नहीं। देखिए, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, महंगाई कह लीजिए इसको, कम करने के लिए केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। और सरकार मुख्य रूप से मौद्रिक और राजकोषीय नीति का उपयोग करते हैं। ब्याज दरें बढ़ाकर, ऋण को महंगा करके, सरकारी खर्च में कटौती करके, टैक्स यानी कर बढ़ाना, और उत्पादन या आपूर्ति बढ़ाकर बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना इसके उपाय हैं। इसके किसके? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के। याद रखना ये।
चलिए, भारत में राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी किसके द्वारा जारी की जाती है? देखिए, दो बातें याद रखिएगा। अगर मॉनेटरी पॉलिसी पूछ ले, मौद्रिक नीति, तो उसका उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक होगा। अगर राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी पूछ ले तो उसका उत्तर होगा वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो भारत में राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी केंद्रीय वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा तैयार की जाती है। यह नीति सरकार के कराधान यानी टैक्सेशन, सार्वजनिक खर्च यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर और उधारी यानी बोरोइंग से संबंधित है, जिसका उद्देश्य आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना है। फिजिकल पॉलिसी हो गई। अब आ जाइए मॉनेटरी पॉलिसी पर। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? सेबी के द्वारा नहीं, फाइनेंस कमीशन नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं है। इसका उत्तर होगा आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में मौद्रिक नीति मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा बनाई और लागू की जाती है। आरबीआई की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसके अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर होते हैं, नियमित नीतिगत ब्याज दरें तय करती है, जैसे रेपो दर। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि स्थिरता बनाए रखना, मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, मॉनेटरी पॉलिसी का? मुद्रास्फीति यानी महंगाई को नियंत्रित करना और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। 80वें नंबर का प्रश्न है, सरकार की कुल आय, सरकार की कुल आय और कुल खर्च के बीच के अंतर को कहा जाता है? फिजिकल डेट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिजिकल डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट, यानी राजकोषीय ऋण, राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद या राजस्व घाटा। सरकार की कुल आय और कुल खर्च के बीच के अंतर को फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है, यानी राजकोषीय घाटा। ये कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम्स में, याद रखना है इसको, कोई राजस्व घाटा लगा देता है। तो सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है। यह सरकार द्वारा आवश्यक कुल ऋण का एक संकेत है। कुल राजस्व की गणना करते समय ऋण शामिल नहीं होते। राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। इकाई अवधि के दौरान धन की एक इकाई जितनी बार हाथ बदलती है उसे डैश कहा जाता है? धन के संचलन की गति यानी वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन, आधार धन यानी बेस मनी, प्रेषण यानी रेमिटेंस या शून्य आर्थिक लाभ यानी जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। इसका उत्तर है धन के संचलन की गति यानी वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन। देखिए, मुद्रा के वेग से तात्पर्य है कि किसी निश्चित समय अवधि में खरीदारी के लिए मुद्रा की एक इकाई का कितनी बार उपयोग किया जाता है। इसकी गणना नाममात्र जीडीपी यानी नॉमिनल जीडीपी को धन आपूर्ति की कुल मात्रा से विभाजित करके की जाती है। उच्च वेग एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था का संकेत देता है और कम वेग एक सुस्त अर्थव्यवस्था का संकेत देता है। धन की गति को समझने के लिए केंद्रीय बैंकों को मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी तैयार करने में सहायता मिलती है। उच्च वेग कभी कभी मुद्रास्फीति से जुड़ा हो सकता है, हालांकि ये संबंध जटिल है। चलिए, 82वें नंबर का प्रश्न है, भारत में सहकारी साख ढांचे में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था किसानों को दीर्घकालीन साख प्रदान करती है? क्या उत्तर होगा? प्राथमिक भूमि विकास बैंक। देखिए, भारत में सहकारी साख ढांचे में भूमि विकास बैंक यानी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स किसानों को दीर्घकालीन यानी 15 से 20 साल के लिए साख प्रदान करने की मुख्य संस्था हैं। साख यानी ऋण, पैसा। ये बैंक कृषि यंत्रीकरण, भूमि सुधार, सिंचाई, बागवानी, ट्रैक्टर खरीदने जैसे कृषि विकास कार्यों के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 से प्रश्न है। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में महिलाओं और वृद्धों के लिए वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये
प्रति माह कर दिया गया है। ये 1500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। देखिए, महिलाओं और वृद्धों के लिए वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में यूपी का बजट पेश किया गया फरवरी 2026 को। 84वें नंबर का प्रश्न है, भारत में सिक्कों यानी कॉइन्स के संदर्भ में सही कथन है। भारत में सिक्के आरबीआई द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। भारत में सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा ढाले जाते हैं। भारत में सिक्के के वितरण का काम भारत सरकार करती है। भारत में सिक्कों का डिजाइन वित्त मंत्रालय करता है। एक ही सही है केवल। देखिए, भारत में सिक्कों के अनुमोदन और ढालने का काम करता है भारत सरकार करती है। भारत सरकार, तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। भारत में सिक्कों के वितरण यानी कॉइन्स के वितरण डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भारत सरकार नहीं आरबीआई करती है, ये भी गलत हो गया। सिक्कों का डिजाइन वित्त मंत्रालय, सही है केवल, यही आंसर डी। इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। देखिए, भारत में सिक्के भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ढाले और अनुमोदित किए जाते हैं। वित्त मंत्रालय सिक्कों के डिजाइन और ढलाई की जिम्मेदारी संभालता है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई केवल इनके वितरण का काम करता है। ये सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 के तहत ढाले जाते हैं और नोट आरबीआई। 85 नंबर का प्रश्न और अंतिम प्रश्न ये, उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के बजट के संदर्भ में सही कथन है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 9,12,696.35 करोड़ का बजट पेश किया गया है। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में 12.9% अधिक है और इस बार के बजट का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर यूपी और $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। और ये रहे इस प्रश्न के कोट, मतलब तीनों सही नहीं हो सकते क्योंकि 1, 2, 3 उपरोक्त सभी वाला कोई भी विकल्प नहीं है। बिल्कुल अब तक का सबसे बड़ा बजट है वित्त वर्ष 2026-27 का उत्तर प्रदेश सरकार का, 9 लाख करोड़ से भी अधिक का। एग्जैक्ट अमाउंट है 9,12,696.35 करोड़ रुपए और पिछले वित्त वर्ष के बजट से 12.9% अधिक है। और इस बार के बजट का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश को बिल्कुल आत्मनिर्भर यूपी बनाना है। यहाँ तक ठीक है, लेकिन 2 ट्रिलियन बहुत ज़्यादा हो गया, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, तो इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा तीसरा स्टेटमेंट पूरा। तो पहला और दूसरा सही है, डी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 9,12,696.35 करोड़ का रिकॉर्ड बजट पेश किया। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत यह बजट पिछले वित्त वर्ष यानी 25-26 की तुलना में 12.9% अधिक है। इस बजट का जो मुख्य फोकस है वो है बुनियादी ढांचे पर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कृषि पर, शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर। और ये भी इम्पोर्टेंट है, स्वास्थ्य पर कुल बजट का वो 12 लाख करोड़ का 6%, स्वास्थ्य पर यानी हेल्थ पर, शिक्षा पर 12.4% और कृषि पर 9% और इंफ्रास्ट्रक्चर पर 19.5%। ये आंकड़े याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को तो याद रखिए। और मुख्य फोकस पूछ ले किस किस पर है, तो कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा पर। इसका उद्देश्य जो है उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर यूपी और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, इसलिए 2 ट्रिलियन वाला गलत है स्टेटमेंट। तो 20 प्रश्न अपने प्रैक्टिस हो गई। 85 और ऐड करूँगा कुछ प्रश्न उत्तर प्रदेश बजट से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 100 में 1-2 प्रश्न और ऐड किए जाएंगे या 2-3 प्रश्न। चलिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। धन्यवाद।